एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बॉक्स। लास्ट क्लास में मैंने द साउंड ऑफ म्यूज़िक कराया था, जिसका पार्ट 1 ही कराया था एवलिन ग्लीनी। आज मैं उसके सेकंड पार्ट के साथ आई हूँ, जिसका नाम है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे, उन्होंने कैसे हार्ड वर्क किया ये जानेंगे, और साथ ही साथ ये जो वर्ड शहनाई है उसका नेम कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये इस वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो रिसेंटली 7th फेज़ जो बिहार की वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उन सब में NCERT बुक्स भी सजेस्टेड है, और ये बुक्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार लोग कवर अप करेंगे। तो जो भी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सारे क्रिटिकल एप्रिशिएशन या लाइन टू लाइन एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें और एंड तक देखें। लेट्स सी। तो हम लोग जितने भी NCERT बुक्स देखे हैं उसमें अक्सर हमें पिक्चर्स मिलती ही है। तो इस बुक में भी हमें पिक्चर्स बहुत सारी दी गई है। प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में भी अगर हम लोगों ने देखा है तो हमें बहुत सारी पिक्चर्स मिली है रिलेटेड टू दैट कंसर्न चैप्टर। तो ये पार्ट 2 है, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ऑथर ने क्या क्या दिया है। थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro, playing this instrument. अब क्या होता है कि आप सहनाई के बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी सहनाई का थॉट आपके मन में आता है तो प्रॉबेबली हम लोग एक वेडिंग के बारे में सोचते हैं, और या सिमिलर फंक्शन उस तरह का हम लोग सोचते हैं। और नेक्स्ट चीज़ वेडिंग के अलावा या किसी ओकेजन के अलावा नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग सोचते हैं, जिसके बारे में जो पहला थॉट आता है, सहनाई जब वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो पहला थॉट आता है वो तो एक वेडिंग वगैरह का आता है। दूसरा आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक मास्ट्रो थे, वो पूरा स्किल्ड थे इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. अब उनके रॉयल रेसिडेंस में कौन? औरंगजेब। ओके, जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने बैन कर रखा था पुंगी को अपने रॉयल रेसिडेंस में, इसीलिए क्योंकि जो पुंगी से जो साउंड आती थी वो सबसे अनप्लीजेंट साउंड थी, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड थी। इसी की वजह से उन्होंने पुंगी को रेस्ट्रेन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। अब पुंगी एक जनरल नेम बन गया था रीडेड नॉइज मेकर के लिए। वो एक इस कैटेगरी में था कि वो बहुत गंदा सा आवाज़ जो निकलता है उस कैटेगरी में उसे रख दिया गया था। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव। बहुत कम लोगों ने ये सोचा था कि ये पुंगी जो इतना गंदा आवाज़ निकालती है, जिसका वॉइस इतना एनोइंग है, वो एक दिन रिवाइव हो जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. और एक बार्बर है जो रॉयल पैलेस से जिसका एक्सेस है, जो आता जाता रहता है रॉयल पैलेस में, और वो उन्होंने डिसाइड किया जो पुंगी है उसका जो टोनल क्वालिटी है, उसका जो टोन है, उसे इम्प्रूव किया जाए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अब उन्होंने एक लॉन्ग पाइप लिया, वो लॉन्गर था, ब्रॉडर था, किससे? एक पुंगी से। And made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were प्रोड्यूस्ड। अब उन्होंने जो 7 होल्स उस पुंगी में बनाए थे, उस पाइप में बनाए थे, हॉलो पाइप में, उस पाइप को उन्होंने क्या करते थे, उसे क्लोज और ओपन करके मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करने लगे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब जब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रोवाइज़ करने के बाद जब रॉयल्टी में उन्होंने इस गाने को, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, तो सब कोई वहाँ पे इम्प्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ऑल्दो पुंगी से ये इम्प्रोवाइज हुआ था, पर ये बहुत ही डिफरेंट था पुंगी से। ओके, एंड इसे एक नया नाम का ज़रूरत था। As the story goes, since it was first played in the Sas chamber and was played by a nai
बाबर द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सहनाई। अब स्टोरी जैसे बढ़ता है हम देखते हैं कि ये पहले बार शाह के चैम्बर में मतलब बादशाह के चैम्बर में बजाया गया था और ये बजाने वाले थे एक नाई जिसे हम लोग इंग्लिश में बार्बर कहते हैं, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई रख दिया गया। The sound of the Sahanai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। अब ये जो साउंड था ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब जिससे गुड फॉर्च्यून्स आए, जिससे अच्छी किस्मत आए, और यही एक रीज़न था जो ये टेम्पल्स में बजते थे और साथ ही साथ ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट भी होता था। In the past, the Sahanai was a part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। तो इन द पास्ट में सहनाई एक पार्ट होता था नौबत का। नौबत एक ट्रेडिशनल ऑन्सेबल है। ऑन्सेबल मतलब एक 9 इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट होता है, ठीक है, और वो रॉयल कोर्ट में प्रोड्यूस होता है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ऑनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब रिसेंटली कुछ साल पहले तक ये बस सीमित था टेम्पल्स एंड वेडिंग्स तक। But the credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Now this credit to bring this instrument, to bring this music to this classical stage has given to Ustad Bismillah Khan। तो ये एक क्रेडिट जाता है बिस्मिल्लाह खान को क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे क्लासिकल स्टेज पे। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar। तब अब जो 5 ईयर के थे तब वो क्या करते थे, वो गिल्ली डंडा खेलते थे। आप लोग भी शायद बचपन में गिल्ली डंडा वगैरह खेलते होंगे। गिल्ली डंडा बेसिकली एक गिल्ली छोटी सी पीस रहती है उड़न और एक डंडा रहता है, उसे मारते हैं और वो लोग बहुत ही बचपन में बहुत ही प्यार से बचपन में अपना खेलते थे। तो सेम वे बिस्मिल्लाह खान भी थे, वो भी ये गेम खेलते थे और कहाँ खेलते थे, डुमराव में जो कि बिहार में है। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। अब वो जब भी छोटे थे तो वो क्या करते थे, वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे। बिहारी जी का टेम्पल मतलब भगवान जी का विष्णु भगवान जी के टेम्पल जाते थे और वहाँ पे वो भोजपुरी चैता, भोजपुरी का एक गाना होता है, भक्ति का गाना होता है, वो उसे वो गाते थे। एट द एंड of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। अब गाना के बाद उन्हें एक अर्न करते थे, क्या उन्हें प्राइज़ मिलता था, 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये प्राइज़ दिया जाता था लोकल महाराजा के थ्रू। दिस हैपन 80 years ago, और ये बात है 80 years ago का, 80 साल हो चुके हैं इस बात का। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वही लड़का जो उस टाइम भोजपुरी चैता बजाते थे, ठीक है, गाते थे, और वही लड़का आज 80 साल बाद भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है उन्हें वो मिलता है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from Bihar। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का बर्थ कब हुआ ये बताया जा रहा है, तो बर्थ होता है उनका 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू द वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह एक वेल नोन फैमिली, वेल नोन मतलब बहुत ही पॉपुलर फैमिली को बिलोंग करते थे और जो कि वो बिहार से थे, ओके, म्यूजिशियन फैमिली। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सैनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो जो उनके ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनका नाम रसूल बख्श खान था और वो सहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोर्ट के। His father Pagambar Bucks and other paternal ancestors were also great Sahnai players. Not only grandfather but his parents were also a very great Sahnai players. Okay. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sahnai। अब जो बिस्मिल्लाह खान थे बहुत ही कम उम्र से उन्होंने म्यूज़िक को अपने लाइफ में शामिल कर लिया था और जब वो 3 साल के एज में थे तब उनकी माँ ने उन्हें मैटरनल अंकल मतलब उनके मामा के घर ले गए थे जो बनारस में था, अब वो वाराणसी बोला जाता है उसे। और उस टाइम बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फैसिनेटेड थे, बहुत ही वो मंत्रमुग्ध हो गए थे अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देख कर, जब वो उनके अंकल सहनाई को बजाते थे। Soon Bismillah started accompanying his Soon Bismillah
was fascinated watching his uncles practice the Sainai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Sainai. अब बिस्मिल्लाह खान accompany करने लगे अपने अंकल को, ओके और वो कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल में, जो कि बनारस में है, और वहीं पे उनके अंकल बक्स जो थे वो एम्प्लॉय का काम करते, एक एम्प्लॉयर थे वहाँ पे, और वो उनका क्या काम था? वो सहनाई वादक थे वहाँ पर. अली बक्स वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड. तो अली बक्स क्या थे? वो सहनाई को बजाते थे, और जो हमारे बिस्मिल्लाह खान है वो एकदम शांति से चुपचाप होके एकदम ध्यान से उन गानों को, उन म्यूज़िक को सुनते रहते थे घंटों तक. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और slowly उन्हें भी lessons मिलने लगे सहनाई के, और वो प्रैक्टिस करते थे थ्रू आउट द डे. पूरा दिन उन्होंने मेहनत की है और उस चीज़ को प्रैक्टिस की. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude. तो मंगला मैया और बालाजी टेम्पल और गंगा नदी का जो किनारा होता है वो एक फेवरेट प्लेस हो चुका था हमारे बिस्मिल्लाह खान के लिए, और उस प्लेस में वो अपना प्रैक्टिस करते थे सॉलिट्यूड में, लोनलीनेस में, अकेले रह के वो प्रैक्टिस करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai. अब जो वाटर फ्लो करता है गंगा का, वो वाटर, द फ्लोइंग वाटर उन्हें इंस्पायर करता था और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, नया नया राग को इन्वेंट और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए. और ये माना जाता है कि ये बियॉन्ड द रेंज ऑफ सहनाई है, मतलब सहनाई से उस तरह का म्यूज़िक नहीं क्रिएट किया जा सकता है. बट जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें ये इंस्पिरेशन मिला था, गंगा नदी का जो वाटर था जो बहता था, उस नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ ने उन्हें इंस्पायर किया था कि वो सहनाई में, जो सहनाई का जो म्यूज़िक होता है उसे इम्प्रोवाइज़ कर सके, नया नया राग को इन्वेंट कर सके. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब जब वो 14 साल के थे तब बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस तक उनके साथ गए थे, और जब कॉन्फ्रेंस का एंड होता है तब उस्ताद फयाज़ खान उन्हें पैट करके बोलते हैं कि तुम हार्ड वर्क करते रहो और एक दिन तुम इसमें बहुत आगे जाओगे, तुम इसमें बहुत खरे उतरोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. अब ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1938. इससे बिस्मिल्लाह खान को एक नया ब्रेक मिला था जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ था, इनोग्रेशन हुआ था. He soon became an often heard Sahnai player on radio. अब वो एक often heard मतलब बहुत ज़्यादा सुनने वाले लोग, ज़्यादातर उन्हें सुनते थे, ज़्यादातर उन्हें लोग सुनना चाहते थे रेडियो पर, ठीक है. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. तब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947, ये डेट तो किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोगों की मुँह जबानी ये डेट रहती है. उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान क्या किए थे? फर्स्ट टाइम इंडियन को ग्रीट किए थे, अपने नेशन को ग्रीट किए थे अपने सहनाई से. ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. अब जब बिस्मिल्लाह खान को एक प्लेटफॉर्म मिला अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो उन्होंने अपने दिल में जितनी भी फीलिंग्स थे वो पूरा निकाल के अपना एक जो शहनाई वादन था वो किया, और उन्होंने राग काफ़ी को उस टाइम बजाया था. और रेड फोर्ट में उनके ऑडियंस कौन कौन थे? बहुत ही नामी ऑडियंस थे उस टाइम. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे. और उन्होंने उसी दिन अपना एक फेमस स्पीच दिया जो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी है, नियति से साक्षात्कार. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. अब बिस्मिल्लाह खान ना ही इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अपना परफॉर्मेंस दिए थे. His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him
प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स। अब जो हमारे बिस्मिल्लाह खान है, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि जब उनका फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड, अफ़गानिस्तान जब वो गए थे, तो किंग जाफ़र शाह ने उन्हें बहुत उनके मास्टरों से, जो उनका स्किल है, ओके, स्किल से इतना मूव्ड हो गए थे कि उन्होंने गिफ्ट किया था प्राइसलेस मतलब बेसकीमती, ठीक है, बेसकीमती पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सॉवेनियर्स। तो और भी दूसरी चीज़ एकदम एक मेमोरी की तरफ से उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को दिया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक। तो सिर्फ किंग ऑफ अफगानिस्तान ही नहीं थे जो फैसिनेटेड थे, जो उन्हें बिस्मिल्लाह खान की जो म्यूज़िक थी उन्हें बहुत ही पसंद थी, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। तो ना ही अफ़गानिस्तान के किंग बल्कि जो हमारे फिल्म डायरेक्टर थे उस टाइम के विजय भट्ट, वो इतना इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह खान का एक म्यूज़िकल एक कॉन्सर्ट था उसको सुनने के बाद, कि उन्होंने अपना एक फ़िल्म का नाम सहनाई के ऊपर रखी और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी सहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turn out to be a nationwide chart buster। अब ये फिल्म तो बहुत ही हिट हो गई, पर जो बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक चार्ट बस्टर की तरह हुआ। चार्ट बस्टर मतलब एक रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ, जितने भी म्यूज़िक थे, जितने भी आज तक जो भी कंपोजिशन थे, उन लोगों को ये गाना मात दे दिया। Turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan ventures in film music were limited to two। तो इतना ह्यूज सक्सेस पाने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्म वेंचर है, फिल्म की जो जर्नी है, बस वो दो ही में लिमिटेड रह गई। एक था विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सनाधि अपन्ना। तो ये दो ही वर्क थे जो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। आई जस्ट can't come to terms with the artificiality and glamour of the field world। तो बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं कि वो जो ये फिल्म वर्ल्ड की जो ग्लैमरस आउटलुक है, जो आर्टिफिशियलिटी है, उन्हें वो पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं की थी। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन बहुत ही फास्टली और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो पहले व्यक्ति बन गए जिन्हें लिंकन सेंटर में इन्वाइट किया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair। तो इन सब चीज़ों में भी उन्होंने पार्ट लिया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। So internationally भी वो इतने well known हो गए थे कि एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे बनाया गया था, जो कि तेहरान में है, तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। तो नेशनल अवार्ड्स से भी उन्हें नवाजा गया था। और कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स हैं? पद्मश्री, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। ओके। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। और 2001 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। अब वो जो अवार्ड था, जो मच डिज़ायर्ड, बहुत डिज़ायरेबल अवार्ड था उनके लिए, और उस अवार्ड को लेने के बाद एक रेयर हैप्पीनेस थी उनके आँखों में। और वो क्या बोलते हैं? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। जब उन्हें भारत रत्न मिला तो उस वक्त उन्हें जो स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने बताया कि हम लोग को, उन्होंने अपने जनता को ये संदेश दिया है कि अपने बच्चों को लोग म्यूज़िक को सिखाए, म्यूज़िक को एक
एक ऐसे ही सोच के छोड़ ना दे कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, म्यूज़िक वगैरह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सोच के म्यूज़िक से वंचित ना रखें। वो बताते हैं कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक पढ़ाइए, ठीक है, म्यूज़िक आप उन्हें सिखाइए। और ये हिंदुस्तान का मतलब ये भारत का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, बहुत ही रिच ट्रेडिशन है। और बोल रहे थे कि इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो हमारे म्यूज़िक को आके सीख रहे हैं और हम अपने ही कंट्री में अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो मैसेज है वो उन्होंने वो अपने इंडियन सब्जेक्ट्स को दिया, ठीक है, इंडियन लोगों को दिया। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया था और लोग उन्हें खान साहब के नाम से ही पुकारते हैं, बहुत ही वो उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें खान साहब बोलते हैं। और वो बहुत ही एक्सीडिंगली मतलब बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे, बहुत उन्हें पसंद था बनारस और डुमराव। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो दो टाउन उनके लिए वर्ल्ड का फेमस मोस्ट वंडरफुल टाउन्स हैं। A student of his own wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब उनके एक स्टूडेंट उन्होंने खान साहब को इनवाइट किया, वो बोले यूएसए में वो एक सहनाई का स्कूल खोलेंगे और वहाँ पे उन्हें हेड बनाएंगे उस इंस्टीट्यूशन का। और वो बोलने लगे, वो जो स्टूडेंट थे वो बोलने लगे कि वो जो बनारस का जो एनवायरनमेंट है, बनारस का जो एटमॉस्फेयर है उसे रिक्रिएट करेंगे, रेप्लिकेट्स बनाएंगे टेंपल का, मतलब टेंपल का डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के वहाँ पे रखेंगे। तो खान साहब पूछते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। अब उन्हें जो स्टूडेंट थे उन्हें खान साहब ये पूछते हैं कि ठीक है, आप तो टेम्पल्स रेप्लिकेट करेंगे वहाँ पे, ओके, आप एक एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे सेम एज़ बनारस, क्या आप गंगा रिवर को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप वहाँ पे ले जा सकते हैं? तो later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan। तो ये ही वो बताते हैं कि जब भी कभी वो भारत से बाहर जाते हैं वो सीख करते हैं, वो यार्न करते हैं, वो लॉन्ग करते हैं कि वो हिंदुस्तान पहुँचे, हिंदुस्तान को देखें। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द हॉली गंगा। जब वो मुंबई में रहते हैं तो वो सिर्फ हॉली गंगा और बनारस के बारे में सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस यूनिक मथा ऑफ डुमराव। और जब वो बनारस में होते हैं तो वो मथ जो है डुमराव का, उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kasi Vishwanath temple. अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया का रिच कल्चर हेरिटेज। जैसे कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ओके, और बहुत एफर्टलेसली, बहुत ही आराम से वो एक मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास वो नेचुरली सहनाई वादन करते थे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो मठ में है, कि वो मॉस्क में है या वो एक मंदिर में है। उन्हें गंगा नदी पसंद थी, उन्हें डुमराव पसंद था, उन्हें विष्णु टेम्पल्स पसंद थे। एक मुस्लिम होते हुए भी वो जो इंडिया का कल्चर है उसमें पूरे खुले हुए थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 एंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। तो उनका डेथ हुआ था 21 अगस्त 2006 में। 2006 में उनका डेथ हो गया था एट द एज ऑफ 90। वो जब उनका डेथ हुआ था तो उनका एज 90 ईयर्स था। और प्रोलॉन्ग इलनेस, बहुत दिनों से उन्हें कोई बीमारी थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, जैसे कि हम लोग की शहीदों को मिलता है, पूरा स्टेट इन्वॉल्व होता है। और वन डे मॉर्निंग के लिए दिया गया था नेशनल मॉर्निंग के लिए, जो लोग दुख प्रकट कर सकें। एक दिन की दुख प्रकट करने के लिए हमें दिया गया था उस। तो इस स्टोरी में हम लोग को 3-4 चीज़ इतने बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी
इस चैप्टर में देखने को मिलती है। सेकंड हमें देखने को मिलती है बिस्मिल्लाह खान की डेडिकेशन। थर्ड हमें देखने को मिलती है कि कैसे एक पुंगी शहनाई में तब्दील हुआ, कैसे एक रीडेड नॉइज़ मेकर एक बहुत ही मेलोडियस शहनाई में चेंज हुआ। तो ये सारे चेंजेस हुए, पॉसिबल हुए बस एक डेडिकेशन के साथ। अगर कोई भी डेडिकेट हो सकता है अपने लाइफ के साथ, अपने वर्क के साथ, तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। तो जैसा कि बिस्मिल्लाह खान अपने इस लाइफ में, इस अपने जर्नी में सक्सेसफुल हुए, तो वो भी था एक हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से। वो अपने जब वो 3 साल के थे उस वक्त से उन्होंने हार्ड वर्क किया था। तो मैं अपने बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप भी हार्ड वर्क से पीछे ना हटें, हार्ड वर्क करते रहें और फल तो मिलेगा ही। और आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आप पढ़ते रहो, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं अक्सर कि मैम मैंने तो पढ़ाई किया, इतना इतना पढ़ाई किया और आया तो बस क्वेश्चन पेपर्स में इतना ही। तो मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप पढ़ते रहो। कोई भी एजुकेशन बस ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है इसलिए आपको पढ़ना है। आप इसलिए पढ़ो ताकि आपको वो नॉलेज दे सके, आपको एक पर्सपेक्टिव दे सके, आपको एक आउटलुक दे सके, आपका थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। तो ये सब चीज़ आप अपने लाइफ में फॉलो करो और सक्सेस तो ज़रूर आएगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये डेडिकेशन के साथ होना चाहिए, मेहनत भी कंसिस्टेंटली होना चाहिए। आप मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो और सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट होगा, इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैं इसमें एक लिंक भी सेंड कर दूँगी जहाँ पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें दे दूँगी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी अभी आपको प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ पर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस जो मेरा चैनल है नॉलेज बॉक्स, उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।